हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा धब्बा। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी तरह से रहेंगे। वहाँ पर ये नहीं लिखा रहेगा कि धब्बे के उदाहरण दे, धब्बा किसे कहते हैं, इस तरह से नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, धब्बा लिखा रहेगा, इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो धब्बा क्या होता है? तो धब्बा आप लोग जानते होंगे कि कई प्रकार का होता है। धब्बा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे त्वचा पर निशान, कपड़ों के दाग, सतहों पर धब्बे, और इसके कारण भी विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि दुर्घटना, रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य आकस्मिक घटनाएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है धब्बा क्या होता है। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ऐसे ही पता होगा कि धब्बे कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारे जो त्वचा होता है उस पर जो किसी चीज़ का निशान लग जाता है तो वो भी तो धब्बा हुआ। कपड़े पर जो दाग लग जाते हैं किसी का तो हम कहते हैं ना कपड़े पर धब्बा लग गया। उसके बाद या फिर सतह पर, जमीन जो होता है उस पर भी किसी चीज़ का, फर्श जो होता है उस पर किसी चीज़ का धब्बा लग जाता है। या फिर इसके जो कारण होते हैं, जो धब्बा लगता है इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? तो कभी दुर्घटना हो जाता है तो खून का धब्बा भी लग जाता है, या रासायनिक प्रतिक्रिया कभी होता है उसके भी कई रासायनिक प्रतिक्रिया जो होता है उसके भी कई प्रकार के धब्बे हो जाते हैं, या अन्य आकस्मिक कोई ऐसी घटना घट जाती है उसमें भी हमें धब्बे लग जाते हैं। और धब्बे किसी भी चीज़ पर लग सकता है, आपको पता ही है। समझ गए? तो धब्बा क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो लगभग 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच में होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। तो याद रखना आप लोगों को किशोर अवस्था कहते किसे हैं। तो किशोर अवस्था जो होता है ना, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था होता है। क्यों होता है महत्वपूर्ण अवस्था? तो ये क्योंकि आपको पता है 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है इसी में हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो परिवर्तन होता है इसी में होता है। जो 13 से 19 वर्ष का आयु जो हम रहते हैं, जब 13 से 19 वर्ष के बीच में, उसी में हमारे शारीरिक जो बदलाव होते हैं या मानसिक जो बदलाव होते हैं वो इसी बीच में होते हैं। इसलिए क्या है, तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है किशोर अवस्था, जो कि कब से कब तक का होता है? तो 13 से 19 वर्ष का होता है, जिसमें क्या होता है हमारे शरीर में मानसिक रूप से भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। शरीर में भी परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन भी होता है और भावनात्मक परिवर्तन भी होता है। तो समझ गए आप लोग किशोर अवस्था किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रसोई गृह उद्यान। तो रसोई गृह उद्यान जो है ये घर के आंगन या पिछवाड़े में सब्जियां, फलों और मसालों का उद्यान लगाना, जिसमें ताजी और स्वस्थ सामग्री घर में ही उपलब्ध हो सके। सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि रसोई गृह उद्यान यानी कि हमारा जो घर होगा या हमारा जो रसोई घर का आसपास का जगह होगा उसी के आसपास में उससे रिलेटेड, यानी कि रसोई घर में जो चीज़ होता है रहता है उस सब वहीं पर उगाया जाएगा। उद्यान मतलब वहीं पर उस सब उगाया जाएगा। तो देख लीजिए रसोई घर जो उद्यान होता है ये घर के आंगन को कहते हैं, या फिर घर के जो पिछवाड़े में जो होता है, हमारे घर के पीछे का जो जमीन होता है, कई बार क्या होता है नींबू का पेड़, मिर्ची का पेड़ वहाँ पर लगा रहता है ना। ये तो अधिकतर लोगों के घर में लगा ही होगा कि किसी के घर में नींबू का पेड़ होगा, मिर्ची का पेड़ होगा। हम बोलते हैं ना जब खाना खाने जाते हैं तो नींबू का पेड़ पीछे जो है उसमें से तोड़ के नींबू ले आओ, मिर्ची ले आओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी को क्या कहा जाता है? रसोई गृह उद्यान कहा जाता है। या फिर जिसमें हम सब्जी भी कई बार लगा लेते हैं, कई प्रकार की सब्जी होती है, जैसे अभी ठंडी आ गई है तो गोभी लगा होगा वहाँ पे, या मूली होगा। जो घर के आगे पीछे का जो जमीन होता है उसी को क्या कहा जाता है? तो रसोई गृह उद्यान कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार के मसाला भी लगा सकते हैं, जैसे कढ़ी पत्ता हो गया लगाना, जिससे ताजी और स्वस्थ सामग्री जो है वो हमें घर पर ही मिल जाती है। समझ गया? लेकिन लोग अधिकतर क्या करते हैं हमारे बिहार में, मिर्ची जरूर अपने घर पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है ताज़ा मिर्ची जब भी हो हम तोड़ के ले आते हैं और खाने लगते हैं। समझ गए? तो उसी को क्या कहा जाता है? रसोई गृह उद्यान, जो कि हम अपने दरवाजे पर लगाते हैं, जो कुछ सब्जी या फिर घर के पीछे या फिर आंगन में, उसी सबको कहा जाता है। समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन है मिलावट। अब मिलावट क्या होता है? तो मिलावट एक गैर कानूनी और अनैतिक प्रथा है जिसमें खाद्य पदार्थ, दवाओं या अन्य उत्पादों में निम्न गुणवत्ता वाले या हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं अपने लाभ के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है मिलावट, और बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा मिलावट क्या होता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि दाल होता है या चावल हो गया उसमें कंकर पत्थर हो जाता है, तो यही सब मिलावट हो जाता है। ये मिलावट क्यों किया जाता है? ताकि उसका वजन बढ़े और कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। जैसे क्या हो जाता है, दूध में पानी मिला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका लीटर जो होता है वो बढ़ जाता है और जो दूध बेचने वाले होते हैं उनको फायदा हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो तेल होता है उसमें रिफाइंड मिला दिया जाता है, जैसे क्या हो जाता है तेल की जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है क्वांटिटी, और रिफाइंड थोड़ा सस्ता आता है तेल से। तो इस तरह के जो मिलावट होते हैं, जो मिलावट किया क्यों जाता है? उससे किया जाता है अपने लाभ के लिए। और क्या होता है इससे? देखिए हानिकारक पदार्थ कभी कभी जैसे चावल में कंकर मिला दिया गया, या फिर निम्न गुणवत्ता वाले, या फिर जैसे बोले आपको तेल में रिफाइंड मिला दिया जाता है। तो ये सब जो मिलावट होता है इसी सब को कहा जाता है मिलावट। समझ गए आप लोग? सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह से आपको आंसर बताना है।
और देखिए अगर आप लोग गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, ऑलरेडी कई सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है ये गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ ले चुके हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समझ गए। और जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा, समझ गए। और जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता देते हैं कि इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे लेना है, समझ गए। तो देखिए इस पीडीएफ में आपका अगर आपका 8 सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग फिर बार बार मैसेज नहीं कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, या हम मैसेज करने लगते हैं कि इस सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है, हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा, यहीं पर आप लोग देख लीजिए। आपका आर्ट्स में जो 10 सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसी 10 में से कोई 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो भी आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात कि इस पीडीएफ को हमें क्यों लेना चाहिए, कि इससे अच्छा हम गेस्ट पेपर क्यों नहीं पढ़ लेंगे या कुछ और क्यों नहीं पढ़ लेंगे। तो इसको आपको इसलिए लेना चाहिए कि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 400 प्लस लाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता, समझ गए। इसलिए नहीं रोक सकता वो बता रहे हैं क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन है ना सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर वाइज है, यानी कि जैसे चैप्टर फर्स्ट हो गए, चैप्टर सेकंड हो गए, इस तरह से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो 400 ला सकते हैं, जो अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना उनका तो इससे भी ज़्यादा नंबर आने की संभावना है, इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। सेकंड बात करें इसकी, तो इसमें जो गेस्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपल वे में दिया हुआ है। जैसे अभी ऊपर आपको क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, इसमें कैसे सिंपल वे में दिया हुआ है आंसर, इसी तरह से आपको इस गेस्ट क्वेश्चन जो है पीडीएफ इसमें भी आंसर देखने को मिलेगा। वही आप लोग किसी मॉडल पेपर गेस्ट पेपर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है कि उसमें जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो बड़ा बड़ा और किताबी भाषा में दिया रहता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। और इसके साथ साथ आपको PYQ यानी पिछले साल में जो पीछे पूछा गया प्रश्न है वो भी आपको मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सब कुछ है तो इतना सब कुछ मिलेगा कैसे हमें, तो इतना सब कुछ जो है यानी कि सारा सब्जेक्ट का जो पीडीएफ आपका 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ वो केवल और केवल 50 रुपये में मिल रहा है। अब कई बच्चे फिर से मैसेज करके पूछने लगते हैं या कॉल करने लगते हैं कि एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा 50 में कि इस 5 सब्जेक्ट का, तो जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा ना उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो केवल और केवल आपको 50 में ही दे रहे हैं। और इतना कम इसलिए दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकेगा। अब इस 50 रुपये को पे कैसे करना है और पीडीएफ को लेना कैसे और पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, तो सिंपल सा है कि पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर। अब एक और कंफ्यूजन दूर हो गया कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, तो व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। व्हाट्सएप पर कैसे मिलेगा तो वो बताते हैं। ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है। जैसे ही आप लोग ये नंबर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है ये 50 रुपये आपको पे कर देना, समझ गए। और पे करके इस स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना, पे करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना और मैसेज कर देना जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग कॉल या फिर मैसेज ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो सबको रिप्लाई नहीं दे पाते, समझ गए ना। इसलिए क्या होगा, अब कभी मैसेज ऐसे कीजिएगा तो रिप्लाई तो मिल ही जाएगा, लेकिन हो सकता है लेट हो जाए या फिर कॉल करने लगते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक साथ ही कॉल करने लगते हैं। इसलिए बोल रहे कॉल या मैसेज नहीं कीजिएगा, जो आपको बता रहे हैं बस इतना कीजिए, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, समझ गए। बस आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, सब्जेक्ट का नाम बताना है। आपको जो सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ है जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किए हुए हैं, समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक और चीज़ बात आपको बता दें, ये जो है ये बिहार बोर्ड के लिए तो है ही, साथ ही साथ अब अगर आप लोग झारखंड बोर्ड के हो या फिर यूपी बोर्ड के हो या किसी और बोर्ड के बच्चे हो फिर भी आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बस यही होगा कि अगर आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, झारखंड, यूपी या मध्य प्रदेश, तो आप लोग को हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश का जो पीडीएफ है वो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन और सारा जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा भारत में जो भी बोर्ड है सबका सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप लोग किसी भी बच्चे होंगे, किसी भी बोर्ड के बच्चे, तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा टीकाकरण। अब टीकाकरण क्या होता है, तो टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को विशिष्ट रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, जिसमें शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण समझना है सिंपल वे में, आप लोग याद रखिएगा, कोरोना जो बीमारी हुई थी उसको, अब उसमें क्या हुआ था, हमें वैक्सीन लगाया जा रहा था। वैक्सीन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो टीकाकरण कहा जाता है। तो टीकाकरण क्यों लगाया जा रहा था कि कोरोना बीमारी जो है उससे हम बचें। तो जो टीकाकरण होता है वो क्या होता है, तो विशिष्ट रोग, कोई खास रोग जो होता है उस रोग से बचाने के लिए हमें वैक्सीन लगाया जाता है, समझ गया। फिर टीकाकरण किया जाता है जिससे शरीर की क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और जो बीमारी होता है वो हमारे शरीर में एंटर नहीं कर पाता है, समझ गया आप लोग। ये टीकाकरण किसे कहते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वच्छता। ग्रामीण मतलब क्या होता है, गांव होता है, और स्वच्छता मतलब जो जगह होता है उसको साफ सुथरा रखें। तो ग्रामीण मतलब गांव। तो ग्रामीण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, कूड़ा प्रबंधन और सामुदायिक स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देना आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाया जा सके। यानी कि गाँव में हम स्वच्छता कैसे रखेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना होगा गाँव में भी, स्वच्छ शौचालय, कूड़ा जो होता है, कचरा जो होता है उसका प्रबंधन करना होगा कि कैसे कूड़ा को एक जगह फेंका जाए, यानी कि इधर उधर नहीं फेंक करके किसी एक जो स्पेसिफिक जगह होगा, यानी कि एक जगह होगा वहाँ पर हम फेंके। फिर सामुदायिक स्वच्छता रखना होगा, यानी कि जो सभी लोग होंगे सब अपने आस पड़ोस को, अपने आगे पीछे सारे जगहों को साफ रखेंगे। अभियानों को बढ़ावा देना होगा, ताकि सभी जितने भी लोग हैं हमारे आस पड़ोस के ग्रामीण इलाके में, सबको समझाना होगा, सबको एक साथ करना होगा, बताना होगा कि हमें आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, स्वच्छ रखेंगे अपने जगहों को, या फिर खुद स्वच्छ रहेंगे तो उसके क्या क्या फायदा होगा, ये सब हमें अभियान चलाना होगा, जिससे क्या होगा, ग्रामीण स्वच्छता और ज़्यादा बढ़ेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाया जा सकेगा। यानी सिंपल सा था कि ग्रामीण स्वच्छता हम कैसे रख सकते हैं, तो ये सब काम कर सकते हैं, जैसे पेयजल, स्वच्छ शौचालय, उसके बाद कूड़ा प्रबंधन, सामुदायिक स्वच्छता अभियान, ये सब करेंगे तो इससे क्या होगा, ग्रामीण यानी कि गाँव का जो इलाका होगा वो भी स्वच्छ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सजावट। तो आंतरिक सजावट जो होती है ये घर के अंदरूनी हिस्से को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए रंग, फर्नीचर, लाइटिंग, सजावटी वस्तुएं, शिल्प का चयन, संयोजन किया जाता है। आंतरिक सजावट यानी कि घर के अंदर, आंतरिक मतलब अंदर, तो घर के अंदर सजावट किस तरह से की जाती है, घर के अंदरूनी हिस्से जो होते हैं, जैसे घर का जो दीवार हुआ उस पर पेंट किया जाता है, रंग किया जाता है, फर्नीचर को चेंज या अच्छा किया जाता है, लाइटिंग की जाती है, सजावटी मतलब याद रखिएगा अगर आपके यहाँ दिवाली होती है तो किस तरह से सजावट किया जाता है, क्योंकि अधिकतर देखते होंगे दिवाली में तो सबके यहाँ होती है हर एक साल दिवाली, तो दिवाली में तो सजावट किया जाता है, जैसे घर के अंदर पेंट किया जाता है, घर को जितने भी कचरा होता है सबको बाहर फेंक दिया जाता है, उसके बाद घर में जितने भी जाले होते हैं उसको साफ किया जाता है, या फिर घर को सुंदर बनाया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, आंतरिक सजावट कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग आंतरिक सजावट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु। अब प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक तंतु जो है पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं, जिसमें कपास, रेशम, ऊन, जूट, सूती और पटसन होते हैं। ये तंतु पर्यावरण अनुकूल और अस्थायी होते हैं। प्राकृतिक तंतु जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जो भी जैसे कि किसी जानवर से या फिर जो पौधे होते हैं, कपास, रेशम, इस सब से जो प्राप्त होते हैं हमें, क्या जैसे कि रेशम, ऊन, ऊँट, सूती और पटसन, ये सब तंतु क्या होते हैं, ये सब तंतु जो होते हैं पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इसी सब को कहा जाता है प्राकृतिक तंतु या फिर नेचुरल फाइबर भी इंग्लिश में जिसे कहते हैं। समझ गए। तो जो हाथ से बनाया जाता है या फिर मशीन से बनाया जाता है या खुद से तैयार किया जाता है, वो सब जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, तो ये सब प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन जैसे ऊँट से मिलता है या फिर जो क्या आपको रेशम हो गया, कपास हो गया या फिर सूती कपड़ा जो हो गया, तो ये सब क्या हुआ, प्राकृतिक तंतु है, नेचुरल फाइबर है। समझ गए। तो प्राकृतिक तंतु क्या होता है समझ गए आप लोग। इस सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जितना प्रश्न बताएं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही था, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं ताकि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ऊपर जो आपको नोट्स बताएं उस नोट्स को ले लीजिएगा और उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। उस नोट्स में चाहे जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे होम साइंस है तो होम साइंस में जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया हुआ है सबको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी 80%। और अगर आप अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो उससे भी बढ़िया नंबर आपको आ सकता है। समझ गए। बस आप लोग अच्छे से उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।